everyone. In today's lecture, we'll be starting off with the new chapter of physiology जिसका नाम है breathing and exchange of gases. यानी एक ऐसा चैप्टर जो कि breathing and respiration की प्रोसेस से डील करता है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक गलतफहमी है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये दोनों सिंगल प्रोसेस हैं, यानी इनको रिप्लेसेबल फॉर्म में इन टर्म्स को यूज़ किया जा सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ब्रीदिंग का मतलब होता है मियर इनटेक ऑफ गैसेस एंड आउटलेट ऑफ सर्टेन अदर गैसेस, यानी सांस खींचना और सांस छोड़ना, ये ब्रीदिंग है. वहीं पर रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ये एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर ये जो गैसेस बॉडी में पहुंची, इनकी मदद से या कई बार इनकी एब्सेंस में भी फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होगा सो एज टू रिलीज एनर्जी. नाउ यू गॉट दैट. सो ब्रीदिंग इज जस्ट सांस लेना एंड रेस्पिरेशन इज श्वसन, यानी जहां पर ब्रीदिंग प्लस अल्टीमेट डाइजेशन हो, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं उस बेसिक टर्म से जिस पर इस चैप्टर की नींव रखी हुई है, रेस्पिरेशन. राइट? सो सबसे पहले आई बारी टर्म रेस्पिरेशन की. एज आई टोल्ड बेटा, रेस्पिरेशन है क्या? इट्स अ मेटाबॉलिक process involving breakdown that is oxidation of nutrients to release एनर्जी. यानी हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ब्रीदिंग प्लस डाइजेशन. ये अपने समझने के लिए है, समझ में आ जाएगा इस चीज से कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है. ब्रेकडाउन हो रहा है और ब्रीदिंग की प्रोसेस पूरी हो रही है. ब्रीदिंग क्या है बेटा? इट इज इनलेट एंड आउटलेट. आगे पढ़ेंगे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विच आर द टर्म्स यूज्ड फॉर इट. सो इनलेट एंड आउटलेट ऑफ सर्टेन गैसेस. गॉट दैट? दिस रेस्पिरेशन कैन बी इन प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस. बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और कई बार इसकी एब्सेंस में भी. सो रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स हैं बेटा? ये एक को कहा गया एरोबिक, जो कि ज्यादा पाई जाती है रेस्पिरेशन, एंड अदर वन इज एनएरोबिक. एरोबिक दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो यहां पर O2 प्रेजेंट होती है इस प्रोसेस में, वहीं पर एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता. एरोबिक में दोनों टाइप की रिएक्शंस पाई जाएंगी. दैट मीन्स यहां पर ग्लाइकोलिसिस भी होगी और साथ ही क्रैब्स साइकिल. एक्चुअली मिस्टेक इसलिए क्योंकि जनरली मैं पहले एनारोबिक और फिर एरोबिक पढ़ाती हूं, तो देयर इज दिस मिस्टेक. एनारोबिक में केवल ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है, जहां एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक में कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इज दैट क्लियर बेटा? सो ये कहां पाई जाती हैं? अगर मैं एरोबिक की बात करूं, सो एरोबिक इज फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स. वहीं पर एनारोबिक, अब बेटा इस चीज पे ध्यान दो, यहां क्या मिल रहा है? सिर्फ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी चेन ऑफ रिएक्शंस है जो कि केवल सेल के साइटोप्लाज्म में होगी. वहीं पर क्रैब्स साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो जिस भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, हर उस सेल में डेफिनेटली केवल
एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ही होगी, क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो क्रेब्स साइकिल, राइट। सो इसका पहला एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल्स। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया गया। So no Krebs cycle, only glycolysis will take part. That means there is only anaerobic type of respiration. Next one, सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या हमारी मसल्स का बहुत ज़्यादा यूजेज कर लेते हैं, इन दैट केस उसमें होगा क्या कि हमारी जो मसल्स हैं वो अपनी जितनी भी उसके पास ऑक्सीजन है उसे यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज करवाएगी बाय ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट स्टोर्ड देयर। बट अगर वो सारी ऑक्सीजन यूज हो गई, आप कंटिन्यूसली वर्क करे जा रहे हो, उतना तेजी से आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, सो इन दैट केस ऑक्सीजन कम पड़ जाती है और हमारी मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करने लगती हैं। और इसी वजह से अचानक से दौड़ लगाने पर या लंबे समय बाद अचानक से आपने कोई एक्सरसाइज शुरू करी या विदाउट वार्म अप यू स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, इन दैट केस मसल्स प्रिपेयर्ड नहीं होती, वो एनारोबिकली रिस्पायर करेंगी और हमारी मसल्स में अगले दिन सोरनेस मिलेगी, दर्द रहेगा, कारण वहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगी, राइट। सो एनारोबिक का दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड formation in skeletal muscles on prolonged usage, बहुत लंबे टाइम तक यूज करने पर मसल्स को ऐसा होता है। इसी तरीके से शराब बनाने की जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन, सड़ाना, जितने भी स्टार्ची सीड्स हैं या कई सारे फ्रूट जूसेस हैं उनको सड़ाया जाता है, उन्हें एनारोबिक कंडीशंस में रखा जाता है, एक बर्तन में रख के उसको ढक दिया जाएगा जिसमें कि वो स्टार्ची सीड्स या जो फ्रूट जूसेस हैं वो सड़ते रहेंगे और उनमें एक यीस्ट का यूज किया जाता है जो कि उस सड़ने की प्रोसेस को तेज कर देगी और अल्कोहल बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सो दैट टू इज एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सो द थर्ड एग्जांपल इज फर्मेंटेशन। यहां होता क्या है, yeast helps in alcohol generation by this process. Is that clear? वापस आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पर। वो रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन है, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल दोनों जहां पार्टिसिपेट करेंगी। ऐसी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी दो टाइप की हो सकती है। एक को कहा गया डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और दूसरी है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट्स द डिफरेंस बेटा? डायरेक्ट का मतलब होता है जहां पर सीधे सीधे कांटेक्ट हो रेस्पिरेटरी साइट और एनवायरनमेंट का, राइट। सो रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी जो भी आप बोलो बेटा, साइट इज एन डायरेक्ट contact with environment। तो यहां पर ना तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जरूरत है और ना ही पिगमेंट की। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस टाइप का रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलता है बेटा? द मेनी एग्जाम्पल्स, इफ यू रिमेंबर एनिमल किंगडम ध्यान से पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया है बेटा, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करता है पोरिफेरा, निडेरिया, देयर इज टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्कीहेल्मिन्थ्स या एस्कहेल्मिन्थ्स एंड इवन
आर्थ्रोपोडा। अब आप बोलोगे मैम आर्थ्रोपोडा में तो ट्रैक्ट है, तो आर्थ्रोपोडा में ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहां पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज एब्सेंट, राइट। वहीं पर इनडायरेक्ट में क्या है बेटा? जहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रास्ता है एक एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज रिक्वायर्ड, दोनों चीजों की मदद से ही जहां पर रेस्पिरेशन हो सके। एक ही एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हम सभी ऑल humans or mammals are respiring by indirect respiration. In fact, all the vertebrates are an example. जितने भी हायर एनिमल्स हैं सब में इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ही आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप फूड को तोड़ते हैं, अल्टीमेटली उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं ताकि उसे एनर्जी रिलीज हो, और वो एनर्जी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होती है, राइट। कई बार बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, तो इट इज कॉल्ड एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इफ इट इज इन प्रेजेंस दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? प्लीज नोट इट डाउन टिल दिस पार्ट। रेस्पिरेशन की जो ये प्रोसेस है इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टेप? सबसे पहला जो स्टेप है, आई एम टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन हियर, क्योंकि मुझे ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ाना है तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन ही है, एक्सेप्ट फॉर आवर मसल्स एंड आवर आरबीसीज। तो यहां पर 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स। बाय सेल्स बेटा मैं ब्रैकेट में डाल रही हूं क्योंकि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन पूरा ही एक स्टेप है। बाहर से एयर एंटर करती है, हम सेलेक्टिवली सिर्फ ऑक्सीजन बॉडी में नहीं ले जा सकते, बट उसमें से सेलेक्टिव फॉर्म में ऑक्सीजन सेल्स में मूव करती है। नेक्स्ट स्टेप, इस ऑक्सीजन को यूज करके हमारे सेल्स परफॉर्म करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसे आप डिटेल में बॉटनी में पढ़ने वाले हो या पढ़ चुके हो। एंड द थर्ड स्टेप इज सेल्स से रिलीज हुई ऑक्सीजन का आउटलेट। सो आउटलेट ऑफ CO2 produced by सेल्स। तो इन 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। बेटा ह्यूमंस में क्योंकि इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है तो यहां पर एक स्पेशल ट्रैक्ट, एक स्पेशल सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करेगा। इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है क्या, किस किस चीज से बना है? लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके साथ हमने जनरल रेस्पिरेशन तो फिनिश कर लिया और हमने शुरू कर दिया है ह्यूमन में रेस्पिरेशन। वेल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसकी शुरुआत होती है हमारे नोज से। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट वील बी स्टडिंग इन डिटेल विल बी नोज, राइट। नोज से एयर इज पास्ड ऑन टू अ पार्ट विच इज कॉमन टू बोथ आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस पार्ट को मैं पढ़ा चुकी हूं डाइजेशन में, इसे कहा गया फेरिंक्स, राइट। फेरिंक्स से होता हुआ ये ट्रैक्ट जो है ये खुलता है इनटू द थर्ड पार्ट जिसे हम कहते हैं आर साउंड बॉक्स और लैरिंक्स, राइट। यहां से ये एक कार्टिलेजिनस रिंग्स से ढकी हुई
ट्यूब के अंदर खुलेगा। इस ट्यूब को कहा जाता है ट्रेकिया। आई एम नॉट लेबलिंग इट ताकि मेरा डायग्राम आगे गड़बड़ ना हो, मैं आखिरी में लेबल कर रही हूं बेटा इसे। ये ट्रेकिया लंग्स में एंटर करने से पहले डिवाइड हो जाता है इनटू फर्दर 2 ट्यूब्स, और ये ट्यूब्स एंटर करती हैं इनटू आर लंग्स। जैसा कि पहले कहा था बेटा, हमेशा इमेजिन करोगे कि सामने एक पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे। सो इससे आपको ओरिएंटेशन समझना आसान हो जाएगा। कौन सा है बेटा राइट लंग और कौन सा लेफ्ट? दिस वन इज राइट लंग एंड दिस वन इज लेफ्ट। बेटा लेफ्ट लंग के अंदर एक छोटा सा ऐसे खांच सी बनी हुई है। ये क्यों है? ताकि यहां पर हार्ट को स्पेस मिल सके दोनों लंग्स के बीच में स्पेस है, जिसे मैं आगे पढ़ाऊंगी। इसे मीडियास्टिनम कहते हैं। दोनों लंग्स को रिब्स ने ढका हुआ है। इसे एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट हो गया, बाहर आसपास कोई एयर नहीं है ताकि लंग्स दब ना जाए। और नीचे इस चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करे हुए है, ये है हमारा diaphragm, a special character of all the mammals, और ये सिर्फ mammals के अलावा सिर्फ crocodiles में मिलता है, right? So this is the tube जिसे हमने नाम दिया trachea, या we call it windpipe। ये trachea डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर के ये किस में गया बेटा? इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। बेटा 2 हैं इसलिए प्राइमरी ब्रोंकाई कहा, सिंगल के लिए प्राइमरी ब्रोंकस वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ दिस ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स। मैं उस तरफ के लंग में नहीं शो कर रही हूं, आगे जब मैं आपको ब्रोंकाई एंड फर्दर ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, राइट? So it further divides। इससे क्या बना बच्चे? This is secondary bronchi। मैं सबको लेबल नहीं करने वाली हूं, सिर्फ secondary bronchi तक कर रही हूं। आगे ये फर्दर डिवाइड होता जाएगा इसी तरीके से, और ये रिंग्स कंटिन्यू कर रही हैं अभी। और इनका डिवीजन तब तक चलता रहेगा जब तक ये और पतली ट्यूब्स में डिवाइड ना हो जाए। तो जब ये और पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर गया तो इसे नाम दिया गया ब्रोंकियोल्स। ये भी प्राइमरी सेकेंडरी सब होती हैं बेटा, याद करना बहुत सिंपल है। ब्रोंकाई का छोटा फॉर्म ब्रोंकियोल्स, नाम बिगाड़ दिया जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, याद रखो। बचपन में हमारे नाम कितने बिगाड़े जाते थे, किसी का भी नाम कुछ भी बना दिया। तो जो एडल्टहुड में आते आते आपके वो नाम नहीं रहते, आप अपने ओरिजिनल आपके जो फेयर नेम है उससे आप जाने जाते हो। पर बचपन में तो नाम खूब बिगाड़ते हैं ना, तो बचपन में हमेशा नाम बिगाड़े जाते हैं। जब तक छोटे होते हो तो नाम बिगाड़े जाते हैं। आर्टरी का छोटा फॉर्म आर्टीरियोल, नाम बिगाड़ दिया। वेन का छोटा फॉर्म वेनियोल, ब्रोंकाई का छोटा फॉर्म ब्रोंकियोल। सो जहां पर भी नाम के पीछे कोई सफिक्स लगा हुआ है, दैट मीन्स वो उस मेन टर्म का छोटा फॉर्म है। गॉट दैट? सो ब्रोंकियोल्स बेटा, ये ब्रोंकियोल्स डिवाइड होते जाएंगे। मैं नहीं डिवाइड करके दिखा रही, राइट? ये डिवाइड होते गए और अल्टीमेटली इन पर ऐसे गुब्बारे से स्पेशल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं, राइट? इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है एल्वियोलाई। इन्हीं से एक्चुअली एक्सचेंज कंप्लीट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये है ह्यूमन लंग। इनफैक्ट मैं लंग्स लिख रही हूं बेटा क्योंकि 2 लंग्स हैं। गॉट दैट? एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। आई होप एक जनरल तरीके से समझ में आ रहा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन पार्ट से मिल करके बना हुआ है। गॉट दैट? विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद नोज एंड विल मूव डाउन टू एल्वियोलाई। पूरा लंग्स, एल्वियोलाई, एवरीथिंग विल बी स्टडिंग राइट डाउन टिल दिस पार्ट। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली एंड इंश्योर दैट कि आपको ये डायग्राम ढंग से समझ में आए, बिकॉज यही बेस है इस पूरे चैप्टर का।